नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे से हमारी ये विशेष पेशकश। देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ठाणे, कोंकण, ठाणे, ये पूरा इलाका शिवसेना का गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में शिवसेना एक थी, अब दो हिस्सों में बंट गई है। आखिर बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? जनता की नजर में चुनाव आयोग ने तो दे दिया एकनाथ शिंदे को पार्टी सिंबल, लेकिन सवाल है कि जनता क्या मैंडेट देती है। ये सब कुछ अब तय होना है। लेकिन इससे पहले बयानों की जो आप देख रहे हैं लड़ाई चारों तरफ से, रोज नए तरीके से अपनी अपनी बात, चाहे विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहा हो, संविधान के मुद्दे को बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू एकजुट होकर चले आगे, ये पाठ बार बार बीजेपी जनता को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर आपसी मतभेद आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज तक से खास बातचीत में, अभी तक महाराष्ट्र के ही नेता अजित पवार हो, पंकजा मुंडे हो, अशोक चौहान हो, ये कह रहे थे। अब खुद केशव प्रसाद मौर्य, और सबको पता है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते कैसे हैं, बहरहाल वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा नारा तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा नारा है एक हैं तो सेफ हैं, जो पीएम का नारा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट जो इस वक्त महाराष्ट्र में ये महारण छिड़ा हुआ है, वो कैसे महाराष्ट्र से लेकर यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव, झारखंड, सब तक पहुंचा हुआ है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सबसे बड़ा घमासान। वार पलटवार बरस रही है नेताओं की जुबान। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संदेश, एमवीए पर प्रहार। गाड़ी वाले जो ये झूठ फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल ने कहा संविधान की हत्या करना चाहते हैं मोदी। इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव का इमोशनल कार्ड। ज्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। पटेंगे तो कटेंगे पर महायुति के नेताओं में बंटवारा। क्या महाराष्ट्र में हो रहा है वोट जिहाद? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव? इसलिए महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि उनकी एकता बहुत मूल्यवान है। जब मैंने लोगों के बीच जाकर एक है तो सेफ है ये जो विचार रखा, तो लोगों ने इसे तुरंत अपना लिया। ये विचार उनके मन में पहले से था, मैंने सिर्फ उससे आवाज दी है। लेकिन ये अगाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, वो हमारी एकता पर अलग तरीके से चोट कर रहे हैं। ये हर जाकर के जाति का नारा बुलंद कर रहे हैं। अगाड़ी वाले जातियों में बटे समाज को अपने लिए फायदेमंद मानते हैं, इसलिए वो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं। हमारी सरकार का विजन है कि हम मिलकर इतना विकास करें कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि जो संविधान की किताब वो लेके साथ में चलते थे, संविधान वैसे दिखता ही नहीं पहली बात, लेकिन जो किताब वो लेके चलते संविधान की, उसके पन्ने भी उतने ही कोरे और खाली थे
जितनी महावसूली अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी की उपलब्धियां उतनी ही खाली थी। देखो, मैं इमोशनल हूं और राजनीति में इमोशनल होना नहीं होना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन मैं हूं। उसके साथ साथ मैं मेरा वचननामा लेके लोगों के सामने आया हूं, राजनीति छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। जो बात मिंदे भाजपा नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं, तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। सही चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। और किशोर तिवारी जी, रोज 6 बजे का टाइम दे दिया है क्या आज तक के बैठने का? किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के। कल भी किशोर ही जी बैठे थे, आज फिर किशोर जी बैठ गए हैं, क्या बात है। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। और इस वक्त मैं ठाणे में हूं और ठाणे में आसपास के पूरे इलाके में पालघर भी होकर आई हूं। इन तमाम जगहों पर यह तय होगा कि आखिर किसको जनता, नवी मुंबई का पूरा इलाका जो कि ठाणे जिले में भी है, यहां पर सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन, ये जनता तय करेगी। एकनाथ शिंदे को वो मानते हैं या उद्धव ठाकरे को। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, देखिए, हिंदुत्व की जो पिच पर आप चाह रहे हैं कि बॉलिंग भी करें बैटिंग भी करें, क्या वो पिच महाराष्ट्र में आपको बनती हुई दिख रही है? अगर आप ही के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा नारा नहीं है, पीएम वाला जो नारा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो हमारा नारा है, तो क्या है मामला, क्या है? पिच कहीं मतलब उबड़ खाबड़ तो नहीं हो गई है? जी नहीं, पिच बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। मौसम में नमी भी ज़्यादा नहीं है, जितना मौसम चाहिए पिच पर अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए उसके अनुकूल है। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे का क्या अर्थ होता है। तो महाराष्ट्र में अगर ये नारा स्वीकार नहीं होता, तो अभी तो आपने ही दिखाया कि देवेंद्र फडणवीस जी कि इसके बारे में क्या उनकी राय है, तो बहुत स्पष्टता से। और महाराष्ट्र ऐसा है आदरणीय अंजना जी कि महाराष्ट्र में 18 पगड़ जातियों को बांटकर कुतुबशाही, आदिलशाही और मुगलों ने राज किया था। उन 18 पगड़ जातियों को एकीकृत करके ही छत्रपति शिवाजी ने यहाँ मराठा साम्राज्य की संस्थापना की थी। यहाँ बंटवारा रोका गया था, एक हुए थे तो सेफ हुए थे। तब मराठों का जो साम्राज्य है अटक से लेकर कटक तक था, और सिंधु में जाकर मराठों के घोड़ों ने पानी तब पिया जब सब एक होकर सेफ हो गए। तो ये मराठा महाराष्ट्र की धरती पर हिंदवी स्वराज की संस्थापना के हुंकार ने यह सदियों पहले सिद्ध कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो महाराष्ट्र में इसके लिए पिच एकदम अनुकूल है अंजना जी। ठीक है, पिच एकदम अनुकूल है। आलोक शर्मा जी वो दावा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि मतलब जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो भी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदवी साम्राज्य ही स्थापित कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे ही वो कह रहे हैं कि हम भी मौजूदा वक्त में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, आज न मुगलों का शासन है, आज संविधान का शासन है। और संविधान किसी भी रूप में किसी भी धर्म को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की घृणा की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिसके लिए बीजेपी बहुत गौरवान्वित हो रही है कि पिच बहुत अच्छी है, उनको शायद एहसास नहीं हो रहा है। मैं भी वर्धा में हूँ, पूरी तरह से यहाँ की जनता इन तमाम जो विभाजनकारी जो वायदे और जो नारे दिए जा रहे हैं उनसे पूरी तरह से अपने आप को अलग रख रही है। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात क्यों गए। आज वो पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र का किसान, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी कितनी घटी। आज वो पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के युवा को कितनी नौकरी मिली। आज किसानों की सुसाइड रेट क्यों बढ़ गई। आज महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है कि मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। उनको इन तमाम भाषणों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी एक सभा में था, एक युवक उठा और उसने सीधे ही एक बात कही कि जो योगी जी अपने नवजात शिशुओं को अपने राज्य में नहीं बचा सकते हैं, वहां पर 10-10 बच्चे झुलस कर मर जाते हैं, वो यहाँ आकर बांटने और काटने की बात करते हैं। महाराष्ट्र की भूमि इस तरह के बयानों को, वक्तव्यों को स्वीकार नहीं करती है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये जन जन कह रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी शायद पूरी तरह से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, 10 वर्षों से आप केंद्र में बैठे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इसका दीजिए, उसके बाद से मैं लौट रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक जी भी बोलेंगे, उसके बाद से नहीं, आलोक शर्मा जी को एकदम छोटा सा संक्षिप्त जवाब। आलोक शर्मा जी को लगता होगा कि सज्जाद नोमानी की भाषा महाराष्ट्र स्वीकार करेगा। सज्जाद नोमानी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार करो, 125 करोड़ रुपए वोट जिहाद के लिए लेकर आओ। अरे जब विकास की बात करनी है तो आलोक जी आइए विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सिर्फ रेलवे पर 1,64,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 6,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें बन रही हैं, 132 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 351 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछ गई और मेट्रो चल गई। सिर्फ 11 किलोमीटर की मेट्रो आपके जमाने में चली थी 11 वर्षों में। तो हम तो विकास की बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सज्जाद नोमानी को जो आप उकसाकर सामाजिक बहिष्कार, जो भाजपा को वोट दे उसका मुसलमान सामाजिक बहिष्कार करे, उसका हुक्का पानी बंद कर दे, ये नफरत है, ये बंटवारा है, ये घृणा है, ये बंद कीजिए। वोट जिहाद बंद करिए। जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है जब देश के प्रधानमंत्री धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा करना, धर्म के आधार पर, जी के जवाब दीजिए, धर्म के आधार पर बीजेपी को अनटचेबल बनाना, इस पर जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हेमंत बिश्व शर्मा की भाषा और तमाम बीजेपी के लीडर्स की भाषा, परवेश वर्मा की भाषा, तमाम चीजें अगर बीजेपी को याद हो तो उनको स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस तरह की भाषा उन्होंने दूसरी जाति और धर्मों के लिए उपयोग की है। अगर आज यहाँ पर कोई किसी पार्टी के लिए समर्थन की बात करता है, कोई भी स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्र देश में किसी के लिए भी वोट की किसी भी रूप में अपील कर सकता है, लेकिन किसी की अपील करना कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें फलाओं की वोट नहीं चाहिए, ये किसकी भाषा रही है, ये पूरे देश ने देखा है। आज अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो कटने और बंटने की नहीं करनी चाहिए। संविधान की बात कीजिए, आप आरक्षण को आप जो खत्म करना चाहते हैं उसको कैसे बचाएंगे उसकी बात कीजिए। आप बताइए कि 400 पार का नारा जब दिया था तो 250 पर कैसे आकर 240 पर रुक गए। इसीलिए ये जो नेगेटिव कैंपेन है आपका, महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि सोयाबीन के 3,000 रुपए क्विंटल हमें बेचने के लिए हम मजबूर हैं। आज हमारी लागत 4,000 से ज्यादा आ रही है। महाराष्ट्र की जनता खड़गे जी के उस बयान पर भरोसा कर रही है कि 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हम सोयाबीन की फसल के लिए देंगे। ये कटने बटने की भाषाओं का युग चला गया है, बीजेपी उसी युग में जी रही है। आज युवा रोजगार मांग रहा है, इन्होंने बता दिया 1 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपयों की बात आपने रेलवे के लिए कर दी। जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि पिछली आपकी सरकार 10 साल चलने के बाद पिछले 7 महीने में सैकड़ों एक्सीडेंट जो रेल के हुए हैं, अगर इतना पैसा खर्च हुआ, इतना विकास हुआ, तो आए दिन क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि एक लाइनमैन 2 कनेक्ट करते हुए बोगियों को जिस तरह से पिसता हुआ दिखा है,
उसके बाद भी आप रेलवे की बात करते हैं। वो रेल मंत्री हैं, रेलवे मंत्री नहीं है। उनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और बाबा योगीनाथ को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अपना राज्य संभल नहीं रहा है, अपने अस्पताल संभल नहीं रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब कटोगे बटोगे, ठीक है, पटांग वो यहाँ पर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इनको सिरे से अस्वीकार करती है 2/3 बहुमत के साथ। ठीक है, महाविकास ठीक है। अब क्या होता है आगे, जनता का फैसला 23 को आएगा। किशोर तिवारी जी और कृष्णा हेगड़े जी को दिखाइए। कृष्णा हेगड़े जी, आपके साथ शुरू करते हुए, देखिए असली शिंदे वाली लड़ाई होगी, असली शिवसेना वाली, माफ कीजिएगा, असली शिवसेना वाली लड़ाई। बाला साहब ठाकरे की विरासत किसको सौंपी जाए। लोकसभा चुनाव अलग था, लेकिन ये विधानसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है आपके लिए। और पिछली बार कम से कम सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में मामला बटा हुआ दिखा, सीटें उद्धव ठाकरे की ज्यादा आई, आपकी स्ट्राइक रेट ठीक थी। ऐसे में इस बार आर पार की लड़ाई है। आप क्लैरिटी से बताइए, क्योंकि अजीत पवार भी नजर उठा रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं। आप लोग को बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा ठीक लगता है, हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करना ठीक लगता है महाराष्ट्र में, आपका स्टाइल? देखिए अंजना जी, ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। इतिहास गवाह है कि जब जब राजा आपस में लड़े थे या बटे थे तो मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो मुझे लगता है कि जो सामान्य प्रधानमंत्री योगी जी या सामान्य भागवत जी ने कहा, उन्होंने सही कहा है। दूसरी बात है कि आलोक जी कह रहे थे विकास के बारे में। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय नहीं गए, आप क्या विकास की बात कर रहे हैं मंत्रालय में। और मैं आपको कहता हूं कि देखिए, ये जो चुनावी इनका षड्यंत्र है, पहले एक ओवैसी, नुमानी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा काउंसिल, 180 एनजीओ सब मिलके वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अगर कोई नारा देते हैं तो इनको आपत्ति है। और ये क्या कर रहे हैं, लगभग 200 करोड़ रुपया इलीगल मनी पकड़ा गया। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है कि जब आप यूरोप को आज देखते हैं तो इतने घुसपैठिया अंदर घुस गए हैं। और बाला साहेब ठाकरे जी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जितने भी बांग्लादेशी मुंबई में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, उनको खदेड़ के बाहर फेंक दो। देखिए, अजीत दादा पवार का उनका निजी राय है, उनको अभी वो उनके हिसाब से वो अपना पार्टी लड़ रहे हैं, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, एकनाथ शिंदे जी हमारे नेता है, उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं कहा है। हम हिंदुत्व के विचार रखने वाली पार्टी है, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी है। और देखिए, इन लोग का क्या है, ये आज सनातन के खिलाफ जो है, राम मंदिर के खिलाफ जो है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के खिलाफ जो है, इनके साथ हाथ मिला के, गले मिलके ये बैठते हैं। हमारे से ये विचारधारा नहीं जम रही है, इसके लिए हम अलग हो गए हैं। और आपने गए लोकसभा इलेक्शन में देखा है कि 47% हमको वोट गिरा है और 42% सिर्फ उनको मिला है। और आने वाले दिनों में भी हम ही जीतने वाले हैं, महायुति की सरकार आने वाली है, 170 से 180 सीट लेकर हम आने वाले हैं और फिर से सरकार बनाने वाले। जी जी, किशोर जी, अब आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि जो खुद बाला साहब ठाकरे की सोच थी, विचारधारा थी, उससे आप अलग हो गए। उद्धव जी का तो इंटरव्यू मुझे लगता है आपने लिया या और किसने लिया, साहिल ने लिया। लेकिन उद्धव जी ने स्पष्ट किया ना, मैं मेरी खुद की लाइन खींचकर राजनीति कर रहा हूँ। और मैंने अगर हिंदुत्व छोड़ा है, मैंने अगर ये कहते कि 2.5 साल में 2 दिन गया है, तो लोग निर्णय लेंगे ना। लोगों को तो समझता है। आप तो कह रहे हैं हमने हिंदुत्व छोड़ा है, क्या कहते वो सोनिया सेना बन गए हैं या तलवे चाट रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कृष्णा जी को कि बीजेपी के 40-42 ओबीसी नेताओं ने बोला है कि कटेंगे बटेंगे। ये महाराष्ट्र की फिलॉसफी नहीं है। और उनके मतदार संघ में, जैसा इनके बुलेट पाटिल है, वो कह रहे कि मेरे मतदार संघ में कटेंगे बटेंगे नारे नहीं चलते। तो एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, अजीत पवार जी ये इतिहास गवाह है। एक मिनट, ये देखो, ये बीच में बोल रहे हैं। मैंने इनको बोलने दिया कि जो लोग ये कड़वी राजनीति कर रहे हैं और धर्माधिष्ठ राजनीति कर रहे हैं,
उनको लोग नफरत से देख रहे हैं। तो जो नेता भले ही बीजेपी में हो या फिर अजीत पवार जी के साथ हो या एकनाथ शिंदे जी के साथ में, जो योगी जी, मोदी जी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इनके ये कड़ू वचनों से परहेज करेंगे, वो लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये रिकॉर्ड पे लिख लो। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कोई सजाद नोमानी हो या कोई भी हो, तो अगर इलेक्शन कमीशन जागता हो तो योगी जी भी आके बोले अगर आप हमको चुन के नहीं देंगे तो आपके घर पे पत्थर पड़ेंगे, ये करेंगे। हिंदुओं को उकसाने वाले भाषण 3 नेता दे रहे हैं, एक अमित शाह जी, मोदी जी और योगी जी। और ये जो सज्जाद नोमानी वाला है चैप्टर, ये भी मैंने सुना है कि बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है और बीजेपी वो चलिए आप ही ने स्पॉन्सर किया है। दोनों पे जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सब कुछ आप ही स्पॉन्सर कर रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं। स्पॉन्सर तो किशोर तिवारी ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं मैं, दिसंबर 2000 की ये कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। ये स्पॉन्सर किसने किया था? नहीं, ये किसने किया था स्पॉन्सर? 1640। अरे बाला साहब ठाकरे की पार्टी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं है। अब चिल्ला क्यों रहे भाई, चिल्ला क्यों रहे? तिवारी जी, अरे चिल्ला क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? बाला साहब का नाम सुनते सोनिया सोनिया चिल्ला क्यों रही है? तिवारी जी बाला साहब ठाकरे का पुत्र होने के कारण ही उद्धव ठाकरे वोट मांग रहे हैं। किशोर जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे का मैं पुत्र हूँ, इसी नाम पर शिवसेना पर दावा ठोकते हैं, इसी नाम पर वोट मांगते हैं। अब आप चीख रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी भी अब कृष्णा भाई को कह रहे थे कि ना बोले बीच में, अब आप खुद ही उद्दंडता कर रहे हैं। एक डायलॉग। अरे फिर आ गए, फिर अरे तुम मेरे मित्र हो। अरे बाबा अभी आएंगे तो डायलॉग बोल लीजिएगा। एक डायलॉग आप रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, फिर तिवारी जी आपका डायलॉग होगा। थांबा ना, थांबा जरा, थोडं बोलू द्या मला, थोडं बोलू आता अंजना जी सुद्धा मराठी बोलता है, जरा थांबा। मुझे एक बार अंजना जी एक डायलॉग मारते ये लोग। वो बोल लीजिए, एकदम डायलॉग मार लीजिए, मार दीजिए। रुको प्रेम शुक्ला, क्या हुआ? अंजना जी इनके पास एक डायलॉग है। बाला साहेब कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने कह दिया कि मेरी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ जाएगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर लूंगा। अभी उद्धव ठाकरे ने अपनी दुकान नए से खोली है, तो अब आ जाओ ना। अच्छा, 80% तो लोग लेके चले गए। अरे तुम प्रेम शुक्ला, एकनाथ शिंदे की 2 सीटें आ जाएगी, पर तुम्हारी पार्टी की बहुत बुरी हालत है। तुम्हारी पार्टी की बहुत बुरी हालत है। और डायलॉग कहाँ गया? मुझे नहीं लगता। अरे डायलॉग कहाँ गया? कर दिया। अब वो डायलॉग वाला डायलॉग नहीं, बाला वाला डायलॉग नहीं। डायलॉग किधर गया? डायलॉग भूल गए? डायलॉग भूल गए कि ये बीजेपी वाले एक ही डायलॉग, किशोर बाबू डायलॉग भूल गए? अरे नहीं, अच्छा, डायलॉग मारते हैं आप। एक बाला साहेब ठाकरे का डायलॉग मारते हैं कि मेरी दुकान बंद कर लूंगा। अरे दुकान बंद चालू होती रहती है, कभी कभी कोई धंधा नहीं चलता है तो नया माल भी भरते हैं। अरे हो गई आपकी बात, कोई डायलॉग नहीं है, अब कोई डायलॉग नहीं वाला समझ में। मैंने बोला नहीं। तिवारी जी कृपा करके सुन लीजिए। अरे बोलो, सुनो, तुम्हारी बात गंभीरता से सुनता हूं। जवाब सुनिए और झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अब रुक जाइए। अरे मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। हो गया तिवारी जी, अब डायलॉग हो गया सर, रुकिए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से एक जवाब दीजिए, फिर आगे जाऊंगा। अंजना जी, दिसंबर 2000 में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने सामना को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाएगा तो कोई उनको जो है उनके पास तुष्टीकरण करने नहीं जाएगा। इस पर मुकदमा भी करने की बात उस समय हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो बाला साहब ठाकरे उसमें बांटने काटने की बात कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने मुझे इंटरव्यू देकर कहा कि हमको वज्रमूठ बनना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, बंटेंगे तो हम काटे जाएंगे। बाला साहब ठाकरे ने ये 2010 का इंटरव्यू मुझे खुद दिया हुआ उन्होंने।
तो बाला साहब ठाकरे गलत थे और उद्धव ठाकरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, और बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं वो तब हम जो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, स्वीकार लीजिए आप, ये सोनिया जी की शिवसेना है, ये बाला साहब ठाकरे की नहीं है, आप सोनिया सेना हो गए हो। हम सोनिया सेना कह देते आप चिढ़ जाते हो, और सत्य जो है आप स्वीकार लेते हो धीरे धीरे। अब आप स्वीकार रहे हो ना, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है, आप इसका जवाब दे दीजिए तिवारी जी। आपका कोई लेन देन नहीं है। एक मिनट, ये देखो अंजना जी, आप थाने में है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी आलोक शर्मा के पास। अरे भाई, आप है ना थाने, ये मनसुख हिरेन की हत्या का जगह है जहाँ से अरेस्ट होने के डर से ही एकनाथ शिंदे इनके तरफ गए हैं, और ये गद्दारों की भूमि है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले बाला साहब ठाकरे का इतना प्यार, गद्दारों की भूमि है, कैसी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? थाने को गद्दारों की भूमि कर देंगे? यहाँ पे सब लोग रहते हैं भाई, थोड़ी एक जगह। अरे छत्रपति शिवाजी ने वहीं से शुरू किया है। पहला किला ठाणे का ही जिला था, कल्याण का किला। पहला किला छत्रपति शिवाजी ने ठाणे स्थित कल्याण का किला ही जीता था। क्या कह रहे हैं आप? क्या तिवारी जी, आप शिवाजी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? अरे थोड़ा सा बोलने दो मुझे, प्रेम शुक्ला। आलोक शर्मा जी अब रुकिए, अब किशोर जी रुकिए प्लीज सर। आलोक जी देखिए, एक गंभीर अगर एंगल पर चुनावों को हम देखें तो लोकसभा के बाद हरियाणा बहुत बड़ा टेस्ट माना जा रहा था, और ज्यादातर रिजल्ट्स ये मान रहे थे कि कांग्रेस अच्छा करेगी, लेकिन वहां पर आप लोग फिसल गए और बीजेपी की फिर से सरकार बनी। क्या आप लोगों ने पोस्ट हरियाणा कोई एनालिसिस करके उस स्ट्रैटेजी को महाराष्ट्र में अपनाया है? जैसे कहते हैं ना कि जहां पर आप चुनाव में आप शिकस्त खाते हैं, वहां से आप एक सीख के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी में बदलाव जो आपने किया हो हरियाणा टू महाराष्ट्र? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो भी हुआ वो देश के सामने है, उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह भी हैं। वोट कैसे बटे, क्या हुआ, क्यों हुआ, इलेक्शन कमीशन पे भी तमाम सवालिया निशान हैं। आज उसका जिक्र करने का विषय नहीं। जहां तक बात वहां से सीख की है, तो जरूर हमने बहुत सी चीजें वहां से सीखी हैं, और चाहे उसमें फॉर्म 17C को किस तरह से लेना है, एक एक एजेंट को समझाया जा रहा है, यहाँ तक कि तमाम चीजें वो भी समझाई जा रही हैं कि बीजेपी के किस तरह से जो विभाजनकारी वक्तव्य हैं उनकी तरफ ज्यादा अपने आप को नहीं लेकर जाना है। हम अपने मैनिफेस्टो पर फोकस कर रहे हैं, हम महाविकास अघाड़ी की एकता पर फोकस कर रहे हैं, हम अपने जो वायदे हम कर रहे हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। हम बदलापुर की घटना लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। हम बता रहे हैं कि एक शिंदे नाम का एक डमी मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके सहारे अडानी और अंबानी को किस तरह से संपत्तियां कौड़ियों के भाव में दी गई। हम बता रहे हैं कि एक डमी मुख्यमंत्री बनाकर किस तरह से महाराष्ट्र के हकों को छीनकर गुजरात की तरफ डाइवर्ट किया गया। हम बता रहे हैं कि 25 लाख रुपए का जो बीमा हम देंगे उससे क्या फायदा होगा। 3000 रुपए किस तरह से महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। 7000 रुपए क्विंटल किस तरह से सोयाबीन के दिए जाएंगे। हम अपना पॉजिटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच में हैं। और ये लोग अभी भी बाला साहब ठाकरे ने वो इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था, उसमें इसलिए हमें वोट दे दो। अरे भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को चलते हुए। अब आप बताइए ना कि आपने क्या किया महाराष्ट्र के लिए। आप बताइए देश के लिए क्या किया। आप घुसपैठियों की अभी हेगड़े साहब बात कर रहे थे, भाई घुसपैठियों को रोकने का काम तो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार उसमें फेल रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी का काम राज्यों का तो नहीं है। उसके बाद भी आप लोग देश की जनता को गुमराह करते घूम रहे हैं। आप बताइए कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हमने वापस भेजे। मैं बताता हूं कि जब 2013-14 में हमारी सरकार थी तो 89,000 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया था। आप एक एक साल का व्हाइट पेपर ला कर रख दीजिए। आपका केवल एक एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। फलाने ने ये कहा था, ढिकड़े ने कहा था। अरे भाई आप बताइए ना, किसानों की आय डबल हो गई क्या महाराष्ट्र में? किसानों की सुसाइड रेट 47% क्यों बढ़ गई? जरा इसका उत्तर दीजिए ना। फलाने ये कहा, उसने ये कहा, मौलाना ने ये कह दिया, पंडित जी ने ये कह दिया। अरे भाई इन चीजों से बाहर निकलिए। तो हमने ये सीखा है कि हमें अपने पॉजिटिव एजेंडे पर आगे चलना है। जो कमियां हरियाणा में हमारे अंदर रही होंगी उनको हमने काफी हद तक दुरुस्त किया है। आज तो ये लोग पूरी तरह से, जिस तरह से ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी हैं ये, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। जिनके ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके लिंक जो है दाऊद से हैं, उनके साथ एनसीपी ने उनको टिकट देकर चुनाव में लड़ा रही है, उसके बावजूद ये गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं। हम अपने गठबंधन को मजबूत किए हुए हैं। हमारी एक भाषा है, इनके अंदर पूरी तरह से आपस में लड़ाई मची हुई है। और योगी आदित्यनाथ जी को तो मैं पुनः कहूंगा, एक पद, एक मिनट भी महाराष्ट्र की भूमि में रहने का हक नहीं है।
तो जाइए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगिए सबसे पहले। जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आपस में यूपी में लड़ाई और आज लोग योगी आदित्यनाथ को 11 वर्षों में उन्होंने नहीं हम अब तो भाई यहाँ इटली वाले आके रह सकते, यूपी वाले थोड़े रह सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी वाले मुंबई आके भीख मांगते हैं और खुद कश्मीर में क्या यूपी में भीख मांगने आए थे उनके पुरखे। हाँ, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? यूपी वाले यहाँ आ नहीं सकते और इटली वाले आएंगे यहाँ। रोम पुत्रों के लिए जगह है, राम पुत्रों के लिए जगह नहीं है। गजब बातें करते भाई, गजब की भाषा है। इनके लोग जो है वो डिवाइन जो है बड़े हैं, वो उनको तो उनके बारे में बोल नहीं सकते हैं और ये सबके बारे में सब पर कचरा फेंकेंगे। क्यों बीच में बोले? मैं सुन रहा था ना आपको। काहे अभी अब आप जो है चिल्लाने लगे। मैं सुन रहा था ना आपको, सुन रहा था ना मैं आपको शांति से संयम से। संयम क्यों टूट जाता है भाई? धैर्य क्यों टूट जाता है आपका? हाँ, अभी मैं विकास की बात कर रहा हूँ। 1972 में जो है यहाँ पर इस कोस्टल रोड बनाने की योजना बनी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी चले गए, सोनिया जी का कार्यकाल पूरा हो गया, राहुल गांधी की राजनीति का आधा जीवन समाप्त हो गया, कोस्टल रोड नहीं बना था। लेकिन ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है जिसने कोस्टल रोड साकार किया। अटल सेतु 1964 की परियोजना थी, जब नेहरू जी जो है इस देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा जी बनी, उसके बाद राजीव जी बने, सोनिया जी, राहुल जी आ गए। आप नहीं बना पाए, हमने नावा सेवा ट्रांसलिंक बनाया, उसको अटल सेतु का नामकरण किया हमने। आपने 11 किलोमीटर मेट्रो बनाई थी, हमने 354 किलोमीटर जो है मेट्रो की लाइनें शुरू हो गई, सिर्फ एक लाइन चली थी। आपने क्या किया? मेट्रो का काम रोक दिया, अटल सेतु का काम रोक दिया, कोस्टल रोड का काम रोक दिया, समृद्धि महामार्ग का काम रोक दिया। सारे काम रोकने का आपके पास जो है वो आपके खाते में 2.5 वर्षों में आपका मुख्यमंत्री 2 दिन जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाता है। खिचड़ी में घोटाला आप करें, कोरोना के समय खिचड़ी उसमें घोटाला कर दिया, कोरोना के समय जो शेल्टर्स बने उसमें घोटाला कर दिया, कोरोना के लिए जो है जो औषधियां बटी उसमें घोटाला कर दिया। आप मनसुख हिरेन का नाम ले रहे थे, किशोर तिवारी। मनसुख हिरेन की हत्या किसने की? सचिन वाजे ने की। सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। क्यों रीइंस्टेट किया? क्योंकि वो शिवसेना में उनका कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था और 100 करोड़ रुपए वसूली जो है उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान के श्रीमान अनिल देशमुख जो उस समय के गृह मंत्री थे वो वसूली का जिम्मा दे के बैठे थे। और ये एनआईए ने बाकायदा जो है कि आपके पर एफआईआर रजिस्टर की, सीबीआई की जांच हुई आपकी कि आपने 100 करोड़ रुपए की वसूली सचिन वाजे को दी थी और उसी वसूली के चक्कर में मनसुख हिरेन जैसे निर्दोष की हत्या कर दी गई। ये आपका ये रिपोर्ट कार्ड है आपका। क्या बातें आप कर रहे हैं भाई? विकास की आप बात करेंगे महाराष्ट्र में? किशोर जी, हम बात करेंगे क्योंकि हमने विकास किया है, हमने दिखाया है। किशोर जी एक जवाब दे दे, फिर कृष्णा हेगड़े जी आ रही हूँ। किशोर जी बोलिए। देखिए, मैं अंजना जी बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। 2.5 साल से इनकी सरकार है। प्रेम शुक्ला, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, केंद्र में तुम्हारी 5 साल के लिए सरकार आई है। आपने जितने भी गंभीर आरोप लगाए, अगर उसमें कोई भी तथ्य है तो इन सब नेताओं को जेल में डालो। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, जेल गए थे, बेल पे हैं। अरे थोड़ा बात, जेल गए थे, बेल पर हैं। अरे भाई रुको थोड़ा, मेरे को आपको बता रहा हूँ। अंजना जी इनको थोड़ा बेल पर है। ठीक है, अंजना जी जरा बताओ इनको कि मैं बोल देता हूँ। बोलिए। हाँ, ये देखो आलोक शर्मा जी, इंदिरा जी का जमाना आ गया है। पश्चिम विदर्भ भाजपा मुक्त होने को जा रहा है। पूर्व विदर्भ में चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर ये भी भाजपा मुक्त होने को जा रहा है। केवल एक विधायक इनका रणधीर सावरकर चुन के आने का है। देवेंद्र फडणवीस अगर नागपुर से चुन के आ गए तो वो आश्चर्य होगा। वहां बीजेपी के विधायक विनोद गुर्दे पाटिल का बच्चा प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जीत रहा है और ऐसी परिस्थिति में कैसा होगा तिवारी जी बीजेपी का? मुझे बहुत चिंता लगी है। प्रेम शुक्ला, एक बहुत लगी है। अच्छा डायलॉग मुझे शरद पवार जी का याद आया। एक सेकंड दिखाइए इनको मेरे साथ। अरे तिवारी जी, इतना चिंता आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार जब कृषि मंत्री थे मुझे लगता है शरद पवार जी, तो उनसे ऐसे ही
किसी बात पर किसने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। आप लेकिन लगता है कि आज भविष्यवाणी करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आप कौन जीतेगा कौन हारा है। अरे पार्टी आपकी क्या सोच रही है उस पर जवाब दीजिए ना, जो प्रश्न उठ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी, देखिए एकनाथ शिंदे के लिए भी बहुत, क्योंकि मैं मतलब गढ़चिरौली, विदर्भा, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, खानदेश, मतलब जो पूरा उत्तर महाराष्ट्र है वहां से होते कोंकण, ठाणे, नवी मुंबई, तमाम इलाकों में घूम कर आई हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए ये सच है कि मतलब शिंदे साहब का नाम भी बहुत लोग ले रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का विदर्भ में बहुत लेते हैं, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पे लिया, कहाँ लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे का भी नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है पूरा मामला शिंदे साहब के पक्ष में। आपके लिए चैलेंज है ये चुनाव? देखिए अंजना जी, ऐसा है कि कोई भी इलेक्शन है वो आसान नहीं होता, लेकिन लोग भी समझदार है, वो जानते हैं कि कौन से पार्टी ने काम किया और कौन से पार्टी घर पे बैठी थी, कौन से पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा। मैं अभी सभी डायलॉग दे रहे तो मैं भी एक डायलॉग दे ही देता हूँ। तो एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर खुद की भी नहीं सुनता। ये उद्धव ठाकरे जी की हालत ऐसे हो गई। पहले 2019 में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में इलेक्शन जीते, कमिटमेंट भूल गए, कांग्रेस के साथ चले गए, फिर हिंदुत्व छोड़ दिए, फिर मंत्रालय जाना छोड़ दिए, फिर उन्होंने राम मंदिर छोड़ दिया, फिर सनातन छोड़ दिया, फिर सावरकर छोड़ दिया। तो ऐसे उद्धव ठाकरे जी का कमिटमेंट है। अभी महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता देख रही है ना, क्या कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। नहीं, अरे वो छोड़िए ना, नहीं मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई एक अरे एकनाथ शिंदे ने इनको छोड़ दिया, इनको टिकट देखिए और रामदास आठवले को बांटी और बात नहीं देखिए अच्छे अरे यार अब बीच में ठीक है तिवारी जी बीच में मत बोलिए, आवाज नीचे कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए, मुझे जाना आ गया। कृष्णा जी देखिए, हमें कोई गम नहीं है, एक सच्चे कार्यकर्ता की ये निशानी है कि पार्टी के लिए काम करती रहे, लेकिन आप आपके भविष्य का सोचिए, आपके पार्टी का भविष्य का सोचिए। आपने तो आइडियोलॉजी छोड़ दिया, आप औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए। अभी आप तो पहला सोनिया सिन्हा था, अभी तो आप मुसलमानों के साथ रह गए। अभी आपका तो अभी MIM के साथ बाकी है खाली गठजोड़, दूसरा कुछ बचा नहीं है आपके पार्टी का। ऐसा हो गया है। देखिए बाला साहब ठाकरे जी भी क्या सोचते होंगे। आलोक जी, आज मैंने नाना पटोले का भी इंटरव्यू किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। मैंने बोला कि क्या आप लोग को भी चैलेंज ये मिलता है, क्योंकि कई जगहों पर उद्धव ठाकरे के इस फैसले को लेकर भी प्रश्न आते हैं, आपके लिए भी उतना ही अननेचुरल अलायंस है? कांग्रेस पार्टी हमेशा शिवसेना के खिलाफ लड़ती रही और फिर उद्धव ठाकरे के साथ आप लोग इस बार चुनावी मैदान में है, मतलब साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का पहला विधानसभा चुनाव है ना ये, तो आपको भी जनता के लिए को कन्विंस करना, क्योंकि आप शिवसेना से हमेशा पारंपरिक रूप से लड़ते रहे और इस बार उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, तमाम पार्टियां साथ रही, तमाम पार्टियां दूर हुई। बीजेपी की सबसे पुरानी अलायंस थी शिवसेना, लेकिन शिवसेना के तमाम लीडर्स ने यही कहा कि बीजेपी ने हमें धोखा दिया, और धोखा किस रूप में दिया वो तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया। 50-50 खोखे की चोरी की सरकार चला रहे हैं ये लोग, और बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाके, पीएम केयर्स फंड का पैसा खाके सरकारें गिराते हैं ईडी CBI से, और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अटल सेतु की दरारें भी याद होंगी, 1200 रुपए टोल लगा के अटल सेतु के ऊपर दरारें भी जनता ने देखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में सैकड़ों करोड़ का गबन कर दिया इन लोगों ने, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा, और ये लोग बात करते हैं। आज मैं यहाँ पर वर्धा में हूँ, अंजना जी, वर्धा की चारों सीटें महाविकास अघाड़ी जीतने जा रही है। यहाँ वर्धा की जो मेन सीट है, शेखर प्रमोद बाबू शिंदे, वो कम से कम 20,000 वोटों से जीतते जा रहे हैं। आज भी ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर इतना विकास किया है तो आप जो मुख्यमंत्री आपके रहे हैं, उन मुख्यमंत्री को डिक्लेयर कीजिए कि इनके चेहरे पर हम जो है आज चुनाव में तो जा रहे हैं और हम जीतते हैं तो यही मुख्यमंत्री रहेंगे, आप कहिए ना। लेकिन आपकी नीयत में खोट है। आपने तमाम जो आपके घटक दल थे उनको भी समाप्त कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर वैचारिक मतभेद होते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तमाम चीजों को साथ लेकर पहले भी चले थे, आगे भी चलेंगे। अब आलोक जी टाइम थोड़ा कम है, एक सवाल आपसे और है, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी तीनों मेहमानों से। रुकिए ना तिवारी जी, रुकिए सर, पता नहीं कहां से आपने कलम उठा लिया भाई, बस मुझे कलम दिखा रहे हैं आज। आलोक जी देखिए, आपने कहा इन CM पद को लेकर इनके मन में खोट है,
लेकिन खोट तो आपके मन में भी है, नहीं है? क्योंकि उद्धव ठाकरे देखिए इसी हसरत में उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन किया। इस बार आप लोग उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। पिछली बार ये बात आई कि बंद कमरे में बात हुई थी, इस बार क्या बात हुई है? क्या ज्यादा सीटों पर लड़ने का अर्थ यह है कि दावेदारी उसकी होगी जो ज्यादा सीटें लाएगा? तो ऐसे में तो फिर उनका सपना टूट जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि विधायक दल बैठकर और महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडर्स बैठकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारी सीटें पहले भी ज्यादा थी, अगर बाकी दो घटकों को देखें उसके बावजूद उद्धव जी को बनाया सीएम। लेकिन जो व्यक्ति जिसके लिए कहते हैं ये चेहरे जिसने बहुत काम किया है, हम कहते हैं वो व्यक्ति डमी था, सरकार अडानी अंबानी की थी, उसको डिक्लेयर करो ना भाई। अब टाइम कम है, जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी जवाब दीजिए, जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी जल्दी जवाब। देखिए, हमारे जो सीएम है, पे जो आरोप लगा, नहीं, हमारे जो सीएम हैं उनके उतने मेहनती और काम करने वाले अभी तक इतिहास में मुझे नहीं लगता सीएम बने हैं। इनके डमी सीएम थे जो कभी काम ही नहीं किए, 24 घंटे में से 24 घंटे घर पे, और मंत्रालय 2 बार। इतिहास गवाह है, सभी जानते हैं। महाराष्ट्र में फेसबुक लाइव का सरकार चल रहा था, वो भी महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। अरे ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। अगर सरकार चलती है तो जमीन पे नेताओं को आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट रोड क्लीनिंग तक गए। छोड़िए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम उन्होंने किया, जो प्रेम शुक्ला जी ने गिनाया, उसके अलावा किसानों को मुआवजा, एक लाड़की बहन, वयोश्री योजना, युवक प्रशिक्षण योजना, जो भी कांदा के लिए कॉम्पेंसेशन, जितने फार्मर्स के लिए कॉम्पेंसेशन, हमारे स्कूल्स में नए आधुनिक ये इक्विपमेंट हॉस्पिटल में, सभी जगह पे काम। टाइम की कमी है सर, इसलिए टोक रही हूं आपको। किशोर तिवारी जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे के भी सामान की चेकिंग हुई, ये भी एक मुद्दा बना था। शिंदे साहब की भी ठाणे में ही चेकिंग हुई है। मेरे चॉपर की सर कम से कम 5-6 बार अलग अलग जगहों पर चेकिंग हो गई। इसको भी इशू बनाया आपकी पार्टी के नेता ने, उद्धव जी ने वीडियो डाला। मतलब इसमें क्या विक्टिम खाड़ी? तो अच्छा है ना अगर चुनाव आयोग चेकिंग कर रहा है तो। शिंदे से लेकर फडणवीस सबने अपना अपना वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया है। अरे वो देखो, मैं उस पर बहुत बार जवाब दिया, एक बार मेरी बात कर लेता हूँ, उस पर भी जवाब दे दूंगा 30 सेकंड में। आलोक शर्मा, जल्दी 30 सेकंड है, 30 सेकंड में ही जवाब दूंगा। आलोक शर्मा जी, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकुर, शिवाजीराव मोगे, माणिकराव ठाकरे, मुझे लगता है विदर्भ से सीएम बनने को जा रहा है। और एक बात बताता हूँ, लुटेरों की, जिन्होंने महाराष्ट्र लूटा, उनकी चेकिंग क्या करते हो? वाह तिवारी जी, बाला साहेब ठाकरे, तिवारी जी ने कांग्रेस पार्टी का सीएम बना दिया। चलिए अच्छा है। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो इस बात के लिए सहमत होंगे, अगर आप विदर्भ से सीएम की बात कर रहे हैं तो। जल्दी से पटोले साहब, अब टाइम नहीं है ना तिवारी जी, आई एम सॉरी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। एक तो अजीत पवार, अगर आप उधर उंगली उठाते हैं कि साफ हो गया कि तो अपना देखिए ना, अजीत पवार को निकम्मा मान रहे हैं। नवाब मलिक को उतार रहे हैं वो। नवाब मलिक बटेंगे तो कटेंगे, ठीक नहीं है नारा, मान ही नहीं रहे। नवाब मलिक हमारे कैंडिडेट ही नहीं। जल्दी देखिए, ये तो साफ तौर पर स्वीकार लिया गया आज की निकम्मे उद्धव ठाकरे हैं। और आलोक शर्मा जी कहते तो ठीक था, ये जो है बेचारे तिवारी जी भी स्वीकार ले रहे हैं। हाँ, यह स्पष्ट है कि अजीत पवार जी समय रहते रहते धीरे धीरे स्यूडो सेकुलरिज्म उनका जाएगा और वो राष्ट्रवाद की तरफ मुखरित होंगे और मुखर होकर राष्ट्रवाद की पैरवी करेंगे। समय लगेगा, वो लंबे समय तक। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ये कर्म भूमि है एकनाथ शिंदे की। ठाणे बहुत बड़ा जिला, 18 सीटें यहाँ पर है। विधानसभा में पिछली बार 8 बीजेपी, 5 शिवसेना को, 3 एनसीपी, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन लोकसभा में ये शिवसेना का गढ़ है। 8 बजे राष्ट्रीय लक्ष्य, जब जनता और नेता होंगे आमने सामने। देख रहे हैं।